नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय है सामाजिक विज्ञान का। जो अंग्रेजों के साथ यहाँ संघर्ष होता है, यहाँ के लोगों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारा जनजातियों वाला संघर्ष वाला टॉपिक चल रहा है। आपको लास्ट वीडियो में से कमेंट करके ये बताना है, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही आज का जो ये पार्ट 3 है, अध्याय भी तीसरा है और पार्ट भी तीसरा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं संथाल विद्रोह से। 1855-56 ईस्वी के बीच, यानी 1857 की क्रांति से जस्ट पहले का है, शुरू होने वाला संथाल विद्रोह है अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जन विद्रोह था। इसमें नेतृत्व और संगठन को एक सुव्यवस्थित स्तर पर देखा जा सकता है। यह विद्रोह है वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर के इलाकों में फैला हुआ था, यानी वही बिहार झारखंड वाला क्षेत्र आ गया। इसका कारण संथाल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, पुलिस का दमन, जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई सिंधु और कानू द्वारा किया गया था और इन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये जो पुलिस का दमन था, भू अधिकारी थे, जमींदार, साहूकार, ये इन पे अत्याचार करते थे। तो किनके विद्रोह जो है किनके नेतृत्व में होता है? दो भाई थे, सिंधु और कान्हू, और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विस्तृत सैन्य कार्रवाई के पश्चात 1856 में ही स्थिति नियंत्रण में आई और सरकार को स्वतंत्र पृथक संथाल परगना बनाना पड़ा। तो इनके विद्रोह का इनको ये लाभ जरूर मिला कि अलग से जो है एक स्वतंत्र पृथक जो परगना है वो संथाल का बनाना पड़ा। तो मित्रों, आपसे ये नाम पूछे जा सकते हैं कि सिंधु और कान्हू है, ये किससे संबंधित है, या संथाल विद्रोह कब होता है, किस क्षेत्र में होता है। यही 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है भील विद्रोह। भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्रिबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तविक कारण जो है कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से भय था। तो कंपनी अधिकारी थे वो तो केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते थे। वास्तविक कारण ये खुद ही थे। एक तो ये नई सरकार थी, इनसे भय था लोगों में, कृषि संबंधी ये अत्याचार कर ही रहे थे। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां इनको दबाने में लगी थीं। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया गया और 1831 तथा 46 ईस्वी में पुनः विद्रोह किए गए। तो भील विद्रोह जो है ये समय समय पर हुए, अलग अलग समय पे, 1812 से 19 में, 25 में, 31 में, 46 में। अब नेक्स्ट आता है रमोसी विद्रोह। अब देखिए रमोसी विद्रोह क्या है। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति रमोसी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति और अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे। 1822 में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया और सतारा के आसपास के प्रदेश लूट लिए। 1825-26 ईस्वी में पुनः विद्रोह हुए और अधिक सैन्य बल से ये अंग्रेज इन विद्रोह को दबाने में सफल हुए। तो ये रमोसी विद्रोह होता है 1822 में, फिर 25-26 में। किसके नेतृत्व में? सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में। कहाँ की रहने वाली जनजाति? पश्चिमी घाट की। यही 3-4 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। अब आगे है क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। ये मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लोगों ने कभी हृदय से अंग्रेजी दासत्व को स्वीकार नहीं किया। 1757 ईस्वी से भारत के स्वतंत्र होने तक संघर्ष करते रहे। 1857 ईस्वी में विशाल स्तर पर होने वाला धमाका अंग्रेजी सत्ता को हिलाने वाला सिद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आजादी का इतिहास लिखा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक
क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः वही कारण थे जिससे आंदोलन में उग्रपंथ का उदय हुआ। 1857 ईस्वी में कड़े संघर्ष के पश्चात अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित कर पाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए भारतीयों को बाध्य किया। 1905 ईस्वी के बंग भंग की चोट से प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय भड़क उठा। जो इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था अंग्रेजों ने, सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। तो मित्रों, ये कहने का सार ये है कि अगर शांति से ही अगर ये सरकारें मांग मान लेती और जो हमारे उदारवादी नेता थे अगर वो वास्तव में इतने मजबूत और सक्षम नेतृत्वकर्ता होते तो ये क्रांतिकारियों का जन्म ही नहीं होता। जब किसी चीज में कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई कमी रहती है, तो वो कमी भरती जरूर है। तो उस कमी को भरने के लिए कोई ना कोई नेता आएंगे। कई क्रांतिकारी आपके सामने देखने को मिलेंगे आपको, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, और जो गर्म नेतृत्व करने वाले और जो कई नेता थे बड़े बड़े, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, लाल बाल पाल, ये आप पढ़ते हैं। और भी इनका साथ देने वाले बहुत से लोग थे। सरकार का दमन ये जन्म दिया। क्रांतिकारी यह विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व हैं, जैसे कि धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रताएं, नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। अतः सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराना। अब पढ़ते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि का प्रारंभ 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फडके नामक सरकारी कर्मचारी ने किया। उन्होंने सन 1876 ईस्वी में महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्थान स्थान पर भाषण देकर अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जनता को प्रोत्साहित कर दिया। अब क्या इसमें से आगे और देखते हैं। फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैलने लगी और 1879 में फड़के को गिरफ्तार करके अदन अरब देश की जेल में भेज दिया गया, जहां 1889 में उनका स्वर्गवास हो गया। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में इन क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किसके साथ से होता है, किसके प्रारंभ कब हुआ? तो 1876 में होता है, महात्मा गांधी के जन्म के 7 साल बाद। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, और ये 76 है। कौन से सरकारी कर्मचारी ने विद्रोह किया था? वासुदेव बलवंत फडके। तो इनको बाद में गिरफ्तार करके कहां भेज दिया? अरब, तो जहां इनका देहांत हो गया। अब आता है चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। पुणे महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने क्रांतिकारी आंदोलन को दिशा दी। 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई। इसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए और लोगों के अंदर देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न की। देखिए मित्रों, जो बाल गंगाधर तिलक है वो भी आपको इसी समय देखने को मिलेंगे, और जो बाल गंगाधर तिलक जो है लिखा करते थे, उनकी लेखनी से ही प्रेरित होकर के ये जो क्रांतिकारी हैं इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो जो महान नेता हुए हमारे, उनकी लेखनी ने भी बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला है। जैसे आप 1857 की क्रांति के समय कई हमारे जो राजस्थान के कवि हैं, जैसे बांकीदास जी हैं, सूर्यमल मिश्रण हैं, इन जैसे कई क्रांतिकारी विचारों वाले कवि थे। इन्होंने अपने ओजस्वी जो लेखनी थी, ओजस्वी कविता, उनके माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। तो उसी प्रकार से यहां है 1897 में पुणे में प्लेग रोग महामारी के रूप में फैला। पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेटिसेंट एस्ट प्लेग पीड़ितों की मदद की बजाय आतंक ज्यादा फैला रहे थे। ये दोनों अधिकारी बदनाम, कठोर और कुचक्र रचने वाले थे। संपूर्ण पूना नगर इनके अत्याचारों से त्रस्त था। अतः चापेकर बंधुओं ने दोनों की 22 जून 1897 ईस्वी को हत्या कर दी। तो चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी। तो
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या किसकी की गई थी? रैंड की। और इसके साथ ही कौन कौन थे ये? तो दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। लेकिन इनके पूरे नाम है दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बन गए। भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया और अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया। देश के बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की पहल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही की। 1905 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी। इन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म भी प्रारंभ की। इन्होंने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी प्रारंभ की। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए। ये जो तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, ये वीडी सावरकर की जी है, विनायक दामोदर सावरकर। श्यामजी वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। तो ये इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंडिया हाउस की स्थापना किसने की लंदन में, या कौन थे वहां स्थापित करने वाले? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ये वीडी सावरकर जी हैं, ये भी जाते हैं वहां, संपर्क में आते हैं। अब पढ़ते हैं विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और महान संगठनवादी थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया, उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती है। सावरकर को जनता ने वीर की उपाधि से विभूषित किया, अर्थात ये वीर सावरकर कहे जाते हैं। इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को भागूर गांव महाराष्ट्र में हुआ था। कब? 1883 में। 1901 में मैट्रिक पास कर फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए। बंगाल विभाजन के समय उन्होंने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिस कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म की नहीं, 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी थी। देखिए, जो अलग अलग केस हैं, कई विद्यार्थी कहते हैं कि 2 आजीवन कैसे सजा हो सकती है। अलग अलग केस के अंदर ये ब्रिटेन के बनाए हुए नियम थे, तो ये सुना देते थे सजाएं। उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों के नाम से भारत पहुंची थी। और मैंने आपको बताया था, ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, उनके पास में जाते हैं, यहां आपने पढ़ा, और वहां ये पुस्तक लिखते हैं। तो भारत ये आई कैसे? क्योंकि अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग गुप्त रूप से लोगों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा इसको लाया गया। उन्होंने 1906 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की। ये बहुत पूछा जाता है कि किसने स्थापना की, तो वीटी सावरकर ने। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध बताया है। तो जो क्वेश्चन आपसे मैंने आज शुरू में पूछा था, वो यहां बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने लिख ही दिया लाइन में। सावरकर का लंबा समय अंडमान की सेल्यूलर जेल में बीता। और देखिए मित्रों, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान में वहां सेल्यूलर जेल है, और वो इतनी खतरनाक है कि जो इंसान एक बार इस सेल्यूलर जेल को देख करके आएगा वहां पर, उसको देख करके यही लगेगा कि इस जेल में एक दिन कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। और जिस तरह से एक बैल की जितनी क्षमता होती है एक दिन में काम करने की, उस बैल की क्षमता से ज्यादा जो काम है वो एक वहां क्रांतिकारी से करवाया जाता था। सभी क्रांतिकारी से जो क्रांतिकारी थे, उनसे इतनी मेहनत करवाई जाती थी।
उनको खाना उतना ही देते थे बस वो जीवित रह सकें। इतने टॉर्चर भयंकर तरीके से है। और आपको देखनी चाहिए ये जो सेल है, ये जेल है, ये बनी हुई भी इस तरीके से है कि एक क्रांतिकारी को, ये माचिस की तिलियों की तरह बनी हुई है जेल जो है, इस प्रकार से बनी हुई है। यूं 7 सेल में थी, 4 तो वो कोई सुनामी आई उसमें नष्ट हो गई, 3 सेल बची अभी वहां पे। तो इस तरह से बनी हुई है। और इनके जो इस तरह से हैं, 3-3 फ्लोर में ये बनी हुई जेल है, हर फ्लोर पे 3-3 फ्लोर हैं, इस प्रकार से सब पे, कि एक क्रांतिकारी दूसरे को नहीं देख सकता। इस तरीके से बनाया गया है, एक बार जिसको बंद कर दिया उसको कुछ नहीं पता चलता। और चूंकि वीर सावरकर हैं, ये ज्यादा लोकप्रिय थे, तो इनकी जो जेल, जिस कोठरी में इनको रखा गया, तो एक तो वो था उसका गेट, इसके अलावा एक गेट आगे और लगाया गया था कि कहीं ये निकल ना जाए इसमें से। तो इतने ज्यादा सेफ्टी के साथ इनको रखा गया था वहां पर। और अत्याचार तो हो ही थे ही यहाँ पे। और जो वीर सावरकर हैं, मतलब किस तरीके से इनको रखा जाता था, 2 साल तक इनको या इनके भाई को नहीं पता चला था कि वीर सावरकर को भी इस जेल में लाया जा चुका है। इनके जो भाई हैं उनको पहले ही ले गए थे अंडमान में। तो एक जेल के अंदर ये नहीं पता चला उनको कि इनका भाई जो वीर सावरकर है वो भी इसी जेल के अंदर पास की कोठरी में बंद है। इस तरीके से काम करवाते थे कि शक्ल नहीं दिखती थी किसी की, पता नहीं चलता था कौन है। कल्पना से परे है। आप एक बार वहां जाकर के कोई इंसान आएगा, वो जिंदगी में कभी जो है वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएगा कि हमारे क्रांतिकारियों ने जो है वो कितना संघर्ष किया था। और कितने हजारों क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके नाम ही गायब हैं। किसी क्रांतिकारी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उस पे उसके पत्थर बांध करके, चूंकि वो तो समुद्र के बीच में है, वो तो बंगाल की खाड़ी में उधर, तो उसको समुद्र में फेंक देते थे। तो सावरकर का जो लंबा समय है वो अंडमान की सेल्युलर जेल में बिता। 1924 ईस्वी में स्वास्थ्य खराब होने के बाद रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया। 1937 में जेल से मुक्त मुक्त कर दिया गया। उन्होंने भारत के विभाजन को रोकने के भी अथक प्रयास किए। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात श्री पी मिश्रा ने एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन करके किया। किसने? पी मिश्रा। बंगाल में, अभी हमने महाराष्ट्र के पढ़े थे, अब हम बंगाल के पढ़ रहे हैं। बंगाल में राजनीतिक जागृति बंगाल विभाजन के बाद आई। अब आंदोलन का उद्देश्य विभाजन को रद्द करवाना नहीं, अपितु स्वराज्य की प्राप्ति बन गया था। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखकर क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की विस्तृत जानकारी दी। युगांतर और संध्या नाम की पत्रिकाओं में भी अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति किस मार्ग से, में सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया। तो इसमें अनुशीलन समिति के बारे में बताया गया है आपको, किसने इसका जो है वो गठन किया था, क्या इसका उद्देश्य था। और इसके साथ ही वारिंद्र कुमार घोष है, इनकी ये पुस्तक का नाम है। ये पत्रिकाएं थी युगांतर और संध्या। एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाथे, इसमें सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था कि जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, वो हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देवें। नेक्स्ट है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन प्राचीन कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नवीन प्रशासनिक व्यवस्था व कृषि नीतियों द्वारा धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था ने नए प्रकार के भूमिपति उत्पन्न कर दिए, जिससे ग्रामीण भारत में एक नया समाज उभर कर आया। सरकारी कर अत्यधिकता तथा जमींदारों द्वारा कर का अत्यधिक भाग लेने के कारण किसान साहूकारों तथा व्यापारियों के चंगुल में फंसते चले गए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस नए भूमिपति वर्ग व परजीवी बिचौलिए लोभी भ्रष्ट साहूकारों ने मिलकर किसानों को अधिकाधिक गरीब बना दिया। मित्रों, जो साहूकार या आप जमींदार देखते हैं, तो अंग्रेजों के आने से पहले किसी भी क्षेत्र के, रियासत के एक जमींदार, और उस जमींदार के अंडर में आने वाले जितने भी किसान, जो खेत वगैरह होते थे, जितना भी क्षेत्र आता था, तो एक जमींदार में
सामंत कहिए, साहूकार कहिए, जो भी जमींदार सामंत थे, इनके और इनके किसानों के बीच में पिता पुत्र की तरह एक संबंध होते थे। कभी जैसे मान लो एक किसान है और उसका ये है कि ये सालाना 5 बोरी देता है, उसके खेत के अकॉर्डिंग जो लगान है, टैक्स के रूप में 5 बोरी अनाज देगा। अब कभी मान लीजिए अकाल पड़ गया और किसान के घर में उसकी बेटी की शादी है, तो वो जमींदार के पास में जाता, जमींदार बुलाता कि तूने इस बार जो 5 बोरी नहीं दी। वो कहता कि जब मेरे पास तो हुक्म है नहीं पैसे, ये मेरी बेटी की शादी है, तो मैं देने में असमर्थ हूं। तो जमींदार थोड़ा सा उसे सुना करके और उसको कह देता था कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार पूरा कर देना इसको, और थोड़े और रुपए देता था ताकि ये किसान जो है इसके कोई दिक्कत ना आए। तो एक पिता पुत्र की तरह संबंध होते थे जमींदारों में और किसानों में, अंग्रेजों के आने से जो पहले का सिस्टम है। लेकिन अंग्रेजों ने जो इस सिस्टम को खतरनाक तरीके से बर्बाद करके छोड़ दिया कि किसान अब इन सामंतों को इतना मजबूर कर दिया, जमींदारों को, कि अगर आपने, अब अंग्रेजों को तो किससे मतलब है, केवल टैक्स पैसे से मतलब है। अब वो कहेगा कि भाई तुम हमें इतने पैसे दोगे सालाना, जैसे 1 लाख रुपए दोगे, अब तुम किसान से कैसे वसूल करोगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और अगर वो नहीं दे पाए, कौन, जमींदार या सामंत, तो उसको हटा करके और दूसरे को उसकी जगह बिठा देते थे कि शाम के सूर्यास्त होने तक अगर इतना लगान इस दिन नहीं आया तो समझ लो तुम्हारी सामंती गई, और दूसरा जो है किसी और को सामंत बना देते। जमींदार होता कि तुम्हारी जमींदारी तो गई, कोई और जमींदार बिठा देते। तो ले दे करके जो किसान है, अब ये सामंत जमींदार भी देखने लगे कि अगर हमें टिके रहना है तो हमें इतना लगान तो इनसे वसूल करना ही पड़ेगा। अब चाहे अकाल आओ, चाहे भूकंप आओ, चाहे किसान की बेटी की शादी हो, चाहे किसान बीमार हो, कुछ भी हो, अब कोई मतलब नहीं है, उसे पैसे देने हैं तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो जो एक आपसी रिश्ते होते थे, खूबसूरत रिश्ते, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां गांव, बहुत आत्मनिर्भर गांव होते थे, अंग्रेजों ने केवल भूखमरी और आपस में झगड़े, लूटमार, इस तरह की चीजें जो है परिस्थितियां पैदा कर दी। 19वीं शताब्दी तक किसान इस स्थिति में आ गए कि वह अंग्रेजी शासन, स्थानीय शोषणकारियों तथा पूंजीपतियों से निपटकर सामंतशाही बंधनों को तोड़ना अथवा ढीला करना चाहते थे। जैसे मित्रों आप राजस्थान में पढ़ते हैं, जो बिजोलिया किसान आंदोलन से यहाँ के किसानों ने जो है विद्रोह शुरू किया था 1897 से लेकर के, और 1941 तक चलता है जो। तो एक बिजोलिया से प्रेरित होकर के और बाकी राजस्थान के हर रियासत में जो है वो किसानों ने, क्योंकि समस्या सेम सभी किसानों के साथ थी, तो सबने विद्रोह करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, और जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इन किसानों का नेतृत्व किया। किसान आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार की प्रशासनिक भूकर नीतियां, बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना, किसानों से जमींदारों सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूलना, व्यापारियों साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करना। अब आते हैं प्रमुख किसान आंदोलन। बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह है। यह विद्रोह अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में किसानों का साथ जमींदारों, साहूकारों, धनी किसानों और सभी ग्रामीण वर्ग ने दिया। 19वीं शताब्दी में कुछ कंपनी के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल और बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों से ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने को बाध्य किया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। अप्रैल 1860 ईस्वी में 12 उप विभाग तथा पावना और नाडिया जिलों के समस्त किसानों ने हड़ताल कर दी और नील बोने से इनकार कर दिया। यह हड़ताल बंगाल के अनेक क्षेत्रों में फैल गई। सरकार को व्यापक असंतोष से बचने के लिए 1860 ईस्वी में एक नील आयोग नियुक्त करना पड़ा। तो ये नील विद्रोह था बंगाल में। 1875 में दक्षिण के विद्रोह है। दक्षिण के विद्रोह का कारण अत्यधिक भूमि कर, कपास के भाव कम हो जाना, मराठा किसानों से अत्यधिक कर लिया जाना, मारवाड़ी और गुजराती शाहूकारों द्वारा लालच के कारण लेखों में हेराफेरी करने, अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करा लेने, जिससे दीवानी न्यायालयों में फैसले इन साहूकारों के पक्ष में जाने से किसान बेदखल हो जाते थे। अब किसान जो है ज्यादातर अनपढ़ होते थे, तो ये क्या करते, अगले का अंगूठा लगवा लेते और उस पर अपनी मर्जी से
जो है वो कुछ भी लिख देते। तो ये बड़ी भारी समस्या थी। 1875 ईस्वी में किसानों ने पुना जिले के साहूकारों के मकानों तथा दुकानों पर आक्रमण कर दिए और जिन लेख पत्रों पर साहूकारों ने किसानों के हस्ताक्षर करा रखे थे उन्हें जला दिया। ये मित्रों फिल्म, एक अमिताभ की फिल्म आई थी आज का अर्जुन, तो उसके अंदर अमिताभ जो ये अमरीश पुरी होता है, ये रोल करता है किसका? ठाकुर का। और ये भी उन सभी किसानों के जो क्षेत्र के होते हैं, उनके ये जो भी होते हैं कागज, ये सब अपने पास रखता है जमीनों के, और सबके अंगूठे लगवा रखे होते हैं। अमिताभ बच्चन लास्ट में जो है इन सबको जला देता है कि आज से सारा खेल ही खत्म। तो ये इसी तरह की चीज यहाँ पहले हुई थी। बाद में यह विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया तथा पुलिस और सेना बुलाकर यह विद्रोह दबाया जा सका। सरकार ने उपद्रवों के कारण जानने के लिए दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया और 1879 में कर्षक राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। तो ये कौन सा विद्रोह कब हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है। 1875 में दक्षिण में विद्रोह होता है। ये कर्षक राहत अधिनियम ये इन्हीं किसानों के लिए बनाया गया था यहाँ पर, कि अगर कोई ऋण नहीं भी चुका पाएगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब आता है पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब का आम किसान ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो गया था। इस भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम जो है 1900 में ये लेकर आई। तो इसका इतना ही है, ये लाइन ध्यान में रखें। चंपारण। उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की। किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा, लेकिन बाद में जून 1947 में एक जांच समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा नील किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया। तो मित्रों, गांधी जी जो हैं वो ये सारे प्रयोग पहले दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे, क्योंकि वहां जो व्यक्ति गया था दक्षिण अफ्रीका वो एडवोकेट था, एक एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जो व्यक्ति जब 1915 में वापस भारत लौट के आता है वो व्यक्ति होता है महात्मा गांधी। तो जो प्रयोग भारत में गांधी जी सब करेंगे, ये सत्याग्रह, अहिंसात्मक आंदोलन, ये सब गांधी जी ने प्रयोग करके दक्षिण अफ्रीका में देख लिए थे और गांधी जी वहां जबरदस्त तरीके से सफल हुए थे। तो गांधी जी जब वापस भारत आते हैं तो आप एज देख लीजिए, इनकी एज जो है उस समय लगभग 45-46 साल के आसपास एज होती है, 45-46 साल के आसपास उम्र होती है जब वापस भारत आते हैं गांधी जी 1915 में। तो यहां गांधी जी को बहुत अच्छी सफलता मिली। खेड़ा किसान आंदोलन। यह आंदोलन बंबई सरकार के विरुद्ध था। 1818 ईस्वी की बसंत ऋतु में फसलें नष्ट हो गईं, लेकिन फिर भी बंबई सरकार भूमि कर मांग रही थी, जबकि भूमि कर नियमों से यह स्पष्ट था कि फसल साधारण से 25% से कम हो तो भूमि कर में पूर्णतया छूट मिलेगी। सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने कृषकों को संगठित कर सत्याग्रह किया और अंत में सरकार को गांधी जी की बात भी स्वीकार करनी पड़ी। यहां भी गांधी जी सफल होते हैं खेड़ा किसान आंदोलन में। एक मित्रों, एक दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, ये 1818 जो इन्होंने लिख रखा है, ये 1818 नहीं है, ये 1918 है। ये सनों में इनके कुछ गड़बड़ियां हैं किताबों में, जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है उनको सुधारा नहीं गया। तो ये 1918 है, 1818 नहीं है, 1918 है, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद है अन्य संगठित प्रयास। अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन किया। 1936 में बिहार में बका स्वयं ज्योति भूमि के विरुद्ध आंदोलन किया। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। तो ये लखनऊ का, ये थोड़े अलग अलग हैं चीजें।
तो ये आपके यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो राजनीतिक, जो भी आंदोलन, राजनीतिक संस्थाएं, वो सब हम पढ़ेंगे। ये देखिए, राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919, 1857 से 1919। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम इसको। और मित्रों, अभी जो चैप्टर चल रहे हैं ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें मिस नहीं करना है आपको, जो अभी चैप्टर चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।